हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा है विकास। क्या चल रहा है? विकास। विकास के इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके दो तीन लॉन्ग आंसर जो बनते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन ये सन 2019 में आया है और सन 2020 में आया है, तो इसके आने के चांस है। तो आइए इसके देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बना है। अनुकूली विकर्ण से आप क्या समझते हैं? क्या अनुकूली विकर्ण से आप क्या समझते हैं? गैलापोगस द्वीप के डार्विन फिंचे, क्या गैलापोगस द्वीप के डार्विन फिंचे तथा ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल में अनुकूली विकर्ण को समझाइए। अगर आपसे शॉर्ट में ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल में अनुकूली विकर्ण को समझाइए, या फिर डार्विन फिंच ही आपसे पूछ सकता है कि डार्विन फिंच क्या थी। तो ये आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू वाले में, और शॉर्ट में भी पूछ सकता है। अब इसमें और क्वेश्चन देखते हैं क्या बना था। ये क्वेश्चन बना था, अपसारी विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या अपसारी विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके पीछे कौन सा चालित बल कार्य करता है? क्या क्वेश्चन बना था? अपसारी विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए, इसके पीछे कौन सा चालित बल कार्य करता है। और फिर सन 2020 में क्वेश्चन बना था, अनुकूली विकर्ण क्या है? क्या अनुकूली विकर्ण क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो कि बार बार पूछा जा रहा है, अपसारी विकास। क्या अप अपसारी विकास। अब समझते हैं अपसारी विकास क्या होता है। देखिए, जो अपसारी विकास है, इसको विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ये बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसको बायोलॉजी के तरीके समझेंगे। तो समझते हैं अपसारी विकास क्या होता है। तो किसी एक जाति के जीव, क्या कोई एक जाति का जीव जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाता है, क्या जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पहुंच जाता है, जैसे एक जाति का जीव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र कैसे हो गए, जैसे उस क्षेत्र में गर्मी है, वर्षा है, या फिर बहुत ही ठंड है, तो उसके भौगोलिक क्षेत्र कैसे हो गए? विभिन्न हो गए। एक ही जाति का जीव है, पर क्या है, भौगोलिक क्षेत्र एक जाति के जीव के लिए सब अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र के जीवों में अपने अपने क्षेत्र के, क्या अपने अपने क्षेत्र के वातावरण के अनुरूप आकारिकी परिवर्तन होने लगते हैं। कैसे परिवर्तन होने लगते हैं? आकारिकी परिवर्तन होने लगते हैं। इसके फलस्वरूप पूर्वज जाति की मूल समष्टि, क्या पूर्वज जाति की मूल समष्टि अनेक नई समष्टि में विभाजित हो जाती है। तो समझो, देखो इसको कैसे समझोगे। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक, एक बच्चा है, वो एक ही माँ बाप का तीन चार संतानें हुई। क्या एक माँ बाप के क्या तीन चार संतानें हुई। एक को गर्मी में रखा गया, एक को खूब ठंड में रखा गया, एक को नॉर्मल वातावरण में रखा गया, एक को मान लो जंगल में रखा गया। तो इन चारों के भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हो गए। तो इनकी जो आकारिकी होगी, जो ठंडे प्रदेश में है वो कैसा होगा, उसकी स्किन जो होगी उस पर क्या होगी, वसा की परतें ज़्यादा होंगी। और जो गर्म स्थान पे है वो कैसा होगा, काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। और जो नॉर्मल में है तो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। जो ये जंगल वाले वातावरण में है तो ये कैसा, पशु के तरीके बिल्कुल व्यवहार करेगा। तो इसका क्या है, तो भौगोलिक क्षेत्र जैसे होता है उसी प्रकार क्या करते हैं जीव, अपना जो वातावरण के अनुकूल क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, और उनका शरीर में भी वैसे ही परिवर्तन होते जाते हैं। ये आपको इतना समझ में आया। अब आगे समझते हैं। इसे अनुकूली विकिरण, क्या इसको क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण या अनुकूली अपसरण कहते हैं। अब अब इसको अगर पूछा जाए कि अनुकूली विकर्ण या अनुकूली अपसरण क्या होता है, तो हम अपसारी वाला ही लिखेंगे। इस प्रकार पृथक हुई प्रत्येक समष्टि, क्या इस प्रकार पृथक हुई प्रत्येक प्रत्येक नई समष्टि जो जाति में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। जब उसमें भौगोलिक स्थिति के द्वारा नए नए परिवर्तन आ जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होती है, उनकी एक नई जाति बन जाती है। क्या होती है? एक नई जाति उस क्षेत्र में डेवलप हो जाती है। पर वो पहले क्या जीव एक ही थे, पर भौगोलिक क्षेत्र के कारण उनमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, जिससे क्या जो समष्टि बनी वो नई जाति में क्या हो गई, विकसित हो गई। अलग अलग क्षेत्र में बनने वाली ये नई जातियाँ विस्थानिक देशीय जातियाँ कहलाती हैं। जब नई नई जो जातियाँ बनती हैं उनको क्या कहते हैं, विस्थानिक देशीय जातियाँ कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अलग अलग क्षेत्र में बनने वाली जो नई जातियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको विस्थानिक देशीय जातियां कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थानिक देशीय जातियां कहते हैं, कहलाती हैं। या फिर एवं इनके उद्भवन को, क्या एवं इनके उद्भवन को विस्थानिक जाति उद्भवन कहते हैं।
जो इनका उद्भवन होता है उनको विस्थानिक जाति उद्भवन कहते हैं। इस प्रकार के जाति विकास को अपसारी विकास कहते हैं। क्या इस प्रकार के जाति विकास को अपसारी जाति विकास कहा जाता है। समस्थानिक जाति जो होती है उद्भवन द्वारा भी अपसारी विकास होता है। जो समस्थानिक जाति होती है उसमें क्या उद्भवन द्वारा क्या होता है, अपसारी विकास होता है। इसके अंतर्गत एक जाति के जीव की समिष्ट विभिन्न जीवन विधियों को अपनाने के कारण क्या, जो देखो विभिन्न जीवन विधियां होती हैं उनको अपनाने के कारण या गुणसूत्रों की संख्या में या विभिन्न जो विधियां होती हैं उनको अपनाते हैं या क्या करते हैं, उनके गुणसूत्रों में अकस्मात एकदम से परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, नई जातियों में विभक्त हो जाती है। क्या होता है, जब गुणसूत्रों में एकदम से परिवर्तन होगा या उनके जीवन की विधियां जो होती हैं वो अलग अलग अपनाएंगे तो उनकी प्रजातियां क्या होती हैं, विभक्त हो जाती हैं, यानी कि अलग हो जाती हैं, अलग दिखने लगती हैं। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। पहला क्या था, डार्विन फिंच, डार्विन की फिंचे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया डार्विन फिंचे क्या है, तो डार्विन के गैलापोगस, क्या डार्विन के गैलापैगस पैगस द्वीप की यात्रा में उन्होंने, देखो डार्विन ने क्या किया था, गैलापैगस द्वीप की क्या की थी, यात्रा की थी। उन्होंने पाया कि वहाँ उपस्थित जो काली चिड़िया होती है, काली छोटी चिड़िया होती है जिसको डार्विन फिंच बोला गया, क्या डार्विन फिंच बोला गया, कि जाति भी जो होती है किस्में वहाँ पाई जाती हैं। जो डार्विन फिंच जो थी, जो काली चिड़िया थी, उसकी किस्में क्या थी, वहाँ पे पाई जा रही थी। गैलापागोस द्वीप की यात्रा के दौरान देखा था डार्विन ने। वे एक बीज भक्षी, क्या वे एक बीज भक्षी मतलब बीज को खाने वाली जो चिड़िया बीज को खाती हैं तो उससे विकसित हुई हैं। किससे विकसित हुई हैं, जो बीज भक्षी चिड़ियाएं थी जो बीज को खाती थी उनसे वो छोटी छोटी काली चिड़िया विकसित हुई हैं। उनको क्या कहा गया, डार्विन फिंच कहा गया। अब सेकेंड पॉइंट है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स, क्या ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स जिसको कहते हैं शिशुधानी। अब शिशुधानी किसको समझोगे, शिशुधानी जैसे कि आपने कंगारू देखा होगा जो अपने धानी में बच्चों को रखते हैं, अल्प विकसित बच्चों को रखते हैं तो उनको क्या कहते हैं, शिशुधानी उसको बोला जाता है जिस थैली में रखा जाता है। इसको ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स कहा जाता है। यानी कि प्राणी भी अपसारी विकास एक अच्छा उदाहरण है। क्या प्राणी भी जो क्या है, अपसारी विकास जो है वो एक अच्छा उदाहरण है। अधिकांश मार्सुपियल्स जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्या होते हैं, देखने में तो लगता है कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं, भिन्न है कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही हैं, पर जो उनके पूर्वज होते हैं, जो उनके जो पहले पिता होते हैं या फिर उनके जाति का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है ये सब क्या होती हैं, उन्हीं की संतानें होती हैं, क्या उन्हीं से विकसित होती हैं तथा वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंदर क्या होती हैं, विकसित होती हैं। विकसित हुए जीव होते हैं जो एक ही जीव से उत्पन्न होते हैं, पर क्या वो बहुत ही अलग अलग, बहुत उनमें भिन्नताएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्तनियों के पादों जो लिम्स होती हैं उनकी संरचना। क्या स्तनियों के पादों एवं लिम्स की क्या संरचना। अब इसको देखते हैं की संरचना भी अनुकूली अपसरण का ही एक उदाहरण है। कैसा है, अनुकूली अपसरण का क्या है, एक उदाहरण है। इस प्रकार एक ही पूर्वज से उत्पन्न अलग अलग, क्या एक पूर्वज से उत्पन्न अलग अलग जातियों के जीव क्या समजातता प्रदर्शित करते हैं या समजातता प्रकट करते हैं। इनके अंगों की मूल संरचना कैसी होती, समान होती है। अंगों की संरचना समान होगी परंतु कार्य कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, परंतु अलग अलग आवासों के लिए अनुकूलित हो जाने के कारण इनके अंगों के कार्य क्या होते हैं, बदल जाते हैं। क्योंकि इनके रहने के लिए आवास अलग अलग होते हैं, किसी का पानी में रहते हैं कोई, तो कोई थल में रहते हैं, कोई कोई जल में रहते हैं, कोई पेड़ पे रहते हैं। तो इस कारण क्या होते हैं, उनके अंगों के जो कार्य होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उनके तो अंगों के कार्य क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और बदल जाते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि समजातता जैव विकास का ठोस प्रमाण देती है। जो समजातता होती है वो जैव विकास का ठोस प्रमाण देती है और यह सिद्ध करती है कि वर्तमान में उपस्थित अनेक जातियों की उत्पत्ति किसी उभय पूर्वज यानी कि कॉमन एंसेस्टर से हुई है। क्या कॉमन एंसेस्टर से हुई। अगला क्वेश्चन है जो कि सन 2014 सन 2018 में आया है। क्वेश्चन क्या है, जैव विकास की आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है।
जाति एवं जाति निर्माण को समझाओ। जाति क्या होती है और जाति का निर्माण कैसे होता है, इसको समझाओ। अगला क्वेश्चन क्या बना, जय विकास का आधुनिक संश्लेषात्मक वाद क्या है, समझाइए। 2 क्वेश्चन बने। समझते हैं जय विकास का आधुनिक संश्लेषात्मक सिद्धांत। तो देखते हैं, आधुनिक मत में उत्परिवर्तन क्या, आधुनिक मत में उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन हमने इससे आगे वाले टॉपिक में आपको समझाया। उत्परिवर्तन क्या होता है, एकदम से बड़ा कोई परिवर्तन होता है, उसको क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। तथा प्राकृतिक चयन को तथा प्राकृतिक चयन को जैव विकास के संबंध में एक तथ्य के रूप में माना गया। किसको किसको, उत्परिवर्तन को और प्राकृतिक चयन को जैव विकास के संबंध में एक तथ्य के रूप में माना गया। आधुनिक वैज्ञानिकों में समष्टि क्या, आधुनिक वैज्ञानिकों में समष्टि आनुवंशिकी की धारणा विकसित की। क्या, समष्टि जो थी आनुवंशिकी की धारणा विकसित की, जिसमें मंडल के नियमों और समष्टि विधा, क्या मंडल के नियम और क्या समष्टि विधा को आधार माना गया। किस किस को, मंडल के नियम को और समष्टि विधा को क्या आधार माना गया, मतलब उसका बेस माना गया। समष्टि को जैव विकास की इकाई माना गया है। अगर पूछा जाए जैव विकास की इकाई क्या है तो समष्टि है। क्या, जैव विकास की इकाई क्या है, समष्टि। समष्टि को जैव विकास की क्या इकाई माना गया। अब आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत वास्तव में नव डार्विन की एक रूप है। अगर पूछा जाए आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है, तो वास्तव में नव डार्विनवाद जो था उसका ही एक रूप है, जो आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत है। अब डाब्जनेस्की ने अपनी पुस्तक, अब पूछा जाए डाब्जनेस्की ने अपनी पुस्तक क्या लिखी थी, तो उन्होंने लिखी थी आनुवंशिकी एवं जातियों की उत्पत्ति। क्या लिखी थी, आनुवंशिकी एवं जातियों की उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में कहा गया जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में सिद्धांत का क्या किया था, वर्णन किया था। कौन से सिद्धांत का वर्णन किया था, आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत का वर्णन किया था अपनी पुस्तक आनुवंशिकी एवं जातियों की उत्पत्ति में। अब आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार जैव विकास के निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। इन कारकों से आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या होता है, प्रभावित होता है। पहला क्या है, जीन उत्परिवर्तन से प्रभावित होता है। दूसरा, गुणसूत्रों की रचना तथा संख्या में, गुणसूत्र की रचना कितनी है और गुणसूत्र की संख्या कितनी, इससे प्रभावित होता है। जीन का पुनर्मिश्रण क्या है, उससे प्रभावित होता है। प्राकृतिक वर्ण क्या है, उससे प्रभावित होता है। जननिक पृथक्करण क्या है, क्या जननिक पृथक्करण क्या है, तो इन सब से क्या होता है, सिद्धांत प्रभावित होता है। जीन उत्परिवर्तन क्या, जीन उत्परिवर्तन गुणसूत्रों की संख्या, जो जीन उत्परिवर्तन होता है वो गुणसूत्रों की संख्या एवं रचना में परिवर्तन और जीन पुनर्मिश्रण के फलस्वरूप जीवधारियों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या होती हैं, जीवधारियों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। फलस्वरूप जीन ढांचे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जीन राशि के जीन ढांचे प्रभावित होते हैं। स्थानांतरण, पृथक्करण तथा आनुवांशिक अपवहन भी जीन ढांचे से क्या हो जाते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या क्या प्रभावित करते हैं, स्थानांतरण, पृथक्करण और आनुवंशिक अपवहन भी जीन ढांचों को प्रभावित करते हैं। किसी जीव जाति के जीन ढांचे जैव विकास का कच्चा माल होते हैं। जो जीन ढांचे होते हैं वो जैव विकास का कच्चा माल होते हैं। वातावरण ऐसे जीन ढांचों का चयन करता है। क्या, वातावरण ऐसे जीन ढांचों का चयन करता है जो वातावरणीय दशाओं के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं। किसको अनुकूलित कर लेते हैं, तो स्वयं को क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। इनको विकास के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। जो स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं तो उनको विकास के क्या अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक अवरोध, अप्राकृतिक अवरोध पूछा जाए तो कौन कौन से हैं, तो समुद्र, पर्वत, रेगिस्तान, ये कैसे प्रकृति द्वारा बनाए गए अवरोध हैं। एवं क्रियात्मक भिन्नता के कारण, एक ही जाति के सदस्यों का क्या होता है, एक ही जाति के सदस्यों का भौगोलिक या जननिक अलगाव हो जाता है। भौगोलिक यानी कि जो पर्यावरण करता है, भौगोलिक क्षेत्र जैसे गर्म ठंडा प्रदेश है तो वो करते हैं, या फिर जनन के कारण क्या हो जाते हैं, अलगाव हो जाते हैं।
दो भिन्न जातियों के मध्य क्या दो भिन्न जातियों के मध्य लैंगिक जनन नहीं हो पाता है या उत्पन्न संतान बंद होती है। लैंगिक जनन पहली बात तो हो ही नहीं पाता है। अगर कैसे भी हो भी गया तो जो संतान उत्पन्न होती है वो कैसी होगी, बंद होगी, यानी कि वो जनन करने योग्य नहीं होती है। विभिन्न क्षेत्रों में वातावरणीय अनुकूलन के फलस्वरूप नई नई जातियां क्या होती हैं, उत्पत्ति होती है। नई नई जातियां क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। जब अनुकूलन के फलस्वरूप नई नई जातियां उत्पन्न होती हैं। महामारी आदि के कारण किसी जाति विशेष की आबादी बहुत कम हो जाने से जीन राशि बहुत घट जाती है। भाई कोई महामारी आ गई तो वहाँ क्या होगी, पहली बात तो जो जाति है, जो जीवों की संख्या है वो बहुत कम हो जाएगी। जब जीवों की संख्या कम हो जाएगी तो वहाँ की जीन राशि जो होती है वो घट जाती है। किसके कारण घट जाती है, महामारी के कारण घट जाती है। नई पीढ़ी के सदस्यों में प्रजाति के सभी मूल लक्षण उपलब्ध नहीं होते। इसके बाद जो नई पीढ़ी आती है उनके सदस्यों में प्रजाति के सभी मूल लक्षण उपलब्ध नहीं होते हैं। एक इस प्रकार जीन पूल का क्या हो जाता है, आनुवंशिक ह्रास या आनुवंशिक अपवहन हो जाता है। इसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। अब आपसे जेनेटिक ड्रिफ्ट पूछा जाए तो आप यहाँ से यहाँ तक बता देंगे। ठीक समझ में आया इतना। अब बीच से भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, वो एग्जामिनर है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट दे देगा तो आप जेनेटिक ड्रिफ्ट बताएंगे। दो भिन्न जातियों के मध्य लैंगिक जनन नहीं हो पाता, अगर हो भी गया तो संतान कैसी होती है, बंद हो जाती है, यानी कि वो जनन करने योग्य नहीं हो रहती है। अब आगे समझते हैं। आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत में जीनी पुनर्योजन क्या होता है, क्या समझते हैं, जीनी पुनर्योजन क्या होता है, देखते हैं। एक महत्वपूर्ण कारक, जीनी पुनर्योजन जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। जीन समूह से अनुकूलन के फलस्वरूप, जब जीन समूह होता है उनमें क्या होता है, अनुकूलन के फलस्वरूप प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। नई जातियों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जाति निर्माण क्या, जाति एवं जाति निर्माण, जाति अंतर्जनन करने वाले जीवों का एक समूह होता है। अगर पूछा जाए जाति, तो जात जो होती है अंतर्जनन, क्या, अंतर्जनन करने वालों, जो जाति के अंदर ही जनन करते हैं उनको कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, जीव कहेंगे। जीव को क्या कहेंगे, जाति समूह कहेंगे, जाति समूह कहेंगे जो अंतर्जनन करते हैं। परंतु दो जातियों के जीवों के मध्य एक ही जाति में जो जनन करते हैं उनको जाति कहेंगे। और जाति निर्माण किसको कहेंगे, तो जो जो दो जातियों के जीवों के मध्य क्या, अलग अलग दो जातियों के मध्य क्या होता है, जननिक पृथकता बनी रहती है। क्या बनी रहती है, जननिक पृथकता बनी रहती है। उसको जाति को वर्गीकरण की सूक्ष्म इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको जाति की वर्गीकरण की सूक्ष्मतम इकाई कहा जाता है। जो दो जातियों के मध्य जीवों के मध्य जननिक पृथकता बनी रहती है उसको क्या कहा जाता है, वर्गीकरण का सूक्ष्म इकाई कहा जाता है। नई जाति के निर्माण के लिए क्या, नई जाति के निर्माण के लिए जीवों में जननिक पृथकता का होना अनिवार्य होता है। जब नई जाति बनेगी तो उसमें क्या होता है, जननिक पृथकता का होना अनिवार्य होता है। जीवों के मध्य यह पृथकता कैसी होती है, भौगोलिक परिस्थितियों एवं जैविक कारणों से हो जाती है। कैसी हो जाती है, भौगोलिक परिस्थितियों एवं जैविक कारणों से हो जाती है। पूर्वज जाति से नई जाति की उत्पत्ति को जाति उद्भव या जाति निर्माण कहते हैं। अगर आपसे जाति उद्भव या जाति निर्माण पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे कि नई जाति के निर्माण के लिए जीवों में जननिक पृथकता का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। जब नई जाति का निर्माण हो रहा होता है, जीवों के मध्य यह पृथकता किससे होती है, तो भौगोलिक परिस्थितियों या जैविक कारणों से हो जाती है। इसको कहेंगे पूर्वज जाति से नई जाति की उत्पत्ति को जाति उद्भव या जाति का निर्माण कहा जाता है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांतानुसार जो जीव समूह अपने आप को वातावरण से अनुकूलित कर लेता है, क्या करता है, वातावरण से इंटरेक्ट कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है, नई जाति के अनुसार नई जाति के रूप में क्या करता है, स्थापित हो जाते हैं। जब भाई अनुकूलित कर लेंगे तो स्थापित हो जाएंगे। नई जाति के स्थापित होने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। अब तुरंत ही कोई नहीं कि वो एकदम नॉर्मल में रह रहा जाकर के उसको एकदम गर्म में पटक दोगे तो वो भैया उसका शरीर जो है तो धीरे धीरे उस चीज़ के लिए एलिजिबल होता है। एकदम से परिवर्तन नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। एकदम से परिवर्तन जब होगा तो कोई विकार उत्पन्न
हो जाएगा। तो इसको होने के लिए क्या हज़ारों वर्ष का समय लग जाता है। पृथक्करण के फलस्वरूप एक ही जाति के विभिन्न टुकड़े अलग-अलग भौगोलिक अवस्थाओं में जाकर क्या होते हैं, बस जाते हैं। तो उसमें जननिक पृथक्करण हो जाता है, क्योंकि एक ही जाति के जीव जो होते हैं अलग-अलग जगह, अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र में जाकर के बस जाते हैं। तो उसमें जननिक क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है, जिससे जिससे क्या होती है, नई जाति का निर्माण होता है। जब भौगोलिक क्षेत्र होगा तो उनकी जो होती है शारीरिक जो विकास होता है, शारीरिक डेवलपमेंट होता है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद जो संतति आएगी उसमें क्या हो जाएगा, नई जाति का निर्माण होगा। कैसा होगा, नई जाति का निर्माण होगा। या पृथक्करण दो प्रकार से होता है, पहला होता है भौगोलिक, दूसरा होता है जननी। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि सन 2010 में आया, सन 2019 में आया है। नियडर थल मानों, क्या नियंडरथल मानव तथा क्रो मैग्नान मानव की तुलना कीजिए। आधुनिक मानव के समीप कौन है, ये पूछा गया। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, मानव के विकास में सहायक विकासीय प्रवृत्तियां, क्या विकासीय प्रवृत्तियों पर टिप्पणी कीजिए। मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन बने और क्वेश्चन सन 2010 में आया, सन 2019 में आया है। तो समझते हैं, मानव का विकास सीनोजोइक महाकल्प के, क्या सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प के मायोसीन युग में प्लिस्टोसीन युग में हुआ था। तो किस युग में हुआ था, प्लिस्टोसीन युग में हुआ था। और सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प के मायोसीन युग में हुआ था। आधुनिक मानव का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस है। ये वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं। अब मानव के विकासीय लक्षण देखते हैं। पहला है सीधे खड़े होकर चलना। क्या होता है, सबसे पहले मानव जो होते हैं वो सीधे खड़े होकर के चलते हैं। भाई हाथ पैर जो होते हैं दोनों से तो चलते, चारों से तो चलते नहीं, सबसे पहले खड़े खड़े चलते हैं। द्विपाद, दो पैरों से चलते हैं, गमन करते हैं। टांगे लंबी होती हैं, इतनी पिदी पिदी भर से तो होती नहीं, शरीर के अनुसार सबकी टांगे क्या होती हैं, लंबी होती हैं, मजबूत होती हैं। हाथ छोटे होते हैं, पैरों से हाथ क्या होते हैं, छोटे होते हैं। पैरों को उतने लंबे हाथ नहीं होते हैं। श्रोणी, क्या श्रोणी मेखला चौड़ी तथा चिल्लम चिनुमा हो गई है। क्या होती है, चौड़ी हो गई है और चिल्लम चिनुमा हो गई है। दांतों का विन्यास चूल्हाकार, यानी कि यू कैसा होता है, चूल्हा चूल्हा कैसा होता है, यू आकार के, यू आकार का होता है। तो दांतों का जो होता है विन्यास कहता है यू आकार से अर्धचंद्राकार हो गया है। पहले यू आकार का था, अब कैसा हो गया, अर्धचंद्राकार हो गया है। दंतावकाश होता है वो समाप्त हो गया तथा मांसाहारी से सर्वाहारी हो गए आपके मानव। पहले जो मानव थे उनमें दांत के बीच अवकाश जो रिक्त स्थान होता है बहुत गैप होता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, गैप जो दंतावकाश हो गया है वो फिल हो गया, दांत पास पास में निकलते हैं। क्योंकि क्या है, मांसाहारी से जो है जीव जो है, जो मानव है वो कैसे हो गए, सर्वाहारी हो गए। इस वजह से उनके दांतों के बीच जो दंतावकाश था वो समाप्त हो गया है। त्रिविम दृष्टि के कारण घ्राण शक्ति कैसी हो गई है, क्षीण हो गई है। महारंध्र के खोपड़ी के नीचे आ जाने से खोपड़ी कशेरुक दंड पर क्या होती है, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने लगी है। अपना सर घुमा घुमा करके आगे से पीछे तक आराम से देख सकते हैं आजकल के मानव। हम लोग भी भैया मानव में तो हम लोग भी आते हैं। चेहरा प्रोगनेथस, क्या चेहरा प्रोगनेथस से आर्थोगेनेथस हो गया है। अब पूछा जाए चेंजमेंट क्या क्या लक्षण हुए विकास के दौरान, तो पहले प्रोगनेथस था, अब कैसा हो गया, आर्थोगेनेथस हो गया है। कपाल क्षमता में कैसी हो गई है, वृद्धि हो गई है। सीखने की क्षमता तथा अनुभवों को प्रसारित करने की क्षमता कैसी हो गई है, विकसित हो गई। सामाजिक व्यवहार कैसा हो गया, विकसित हो गया। अब सीखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा हो गई है, पहले सीखने की क्षमता इतनी नहीं थी। निडर स्थल मानव तथा क्रो मैग्नान मानव में क्या अंतर क्या है, तो समझते हैं। निडर पहले समझते हैं, निडर स्थल मानव, फिर क्रो मैग्नान मानव। तो इसके जीवाश्म जर्मनी के नियडर घाटी से फुहल रोड, क्या नियडर घाटी से फुहल रोड जो कि क्या 1856 में प्राप्त हुए थे। अब इसमें देखते हैं, इसमें है क्रोमैग्नान मानव में इनके जीवाश्म प्लिस्टोसीन युग में। इसमें कब हुए थे, प्लिस्टोसीन युग में, इसमें जर्मनी में। प्लिस्टोसीन युग की चट्टानों से फ्रांस के क्रोमैग्नान स्थान से मैकग्रीकार, इसमें क्रोमैग्नान से मैकग्रीकार, इसमें निडर घाटी से फुल्लेहाट। इसमें देखो याद रखना, मैग्नान से मैकगीकार, क्रोमैग्नान से क्रोमैग्नान,
ठीक, इसमें निडर स्थल से नियडर घाटी, इतना समझ में आया। तो इसमें मैग्रीकार में क्या 1988 से प्राप्त किए गए। इसमें सेकंड पॉइंट क्या आया, ये लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व विकसित हुए और 35,000 वर्ष पूर्व क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ये क्या हुए, ये लगभग 50,000 वर्ष पूर्व क्या हुए थे, विकसित हुए थे। इनकी लंबाई लगभग 160 सेंटीमीटर थी और इनकी लंबाई कितनी थी, 150 से 180 सेंटीमीटर थी। इनका माथा चौड़ा था, क्या इनका माथा चौड़ा था, चपटा, भौहें मोटी थी, निचला जबड़ा भारी था तथा ढूंढी स्पष्ट नहीं थी। क्रोमैग्नॉन मानव में क्या था, इनका चेहरा चौड़ा था, भौहें हल्की थी तथा ढूंढी स्पष्ट थी। इनकी कपाल क्षमता 1450 सीसी थी। इनकी कपाल क्षमता कितनी थी, 1650 सीसी थी। ये औजार बनाते व शिकार करते थे तथा मुर्दों को दफनाते थे। ये क्या करते थे, ये कला प्रेमी, बुद्धिमान तथा मुर्दों को दफनाते थे। इनमें क्या है, इनमें वाणी केंद्र विकसित होने के कारण भाषा के प्रयोग की क्षमता पाई जाती थी। इनमें वाणी के विकसित हो जाने से भाषा के प्रयोग में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इसमें क्रो-मैग्नॉन मानव आधुनिक मानव के अधिक समीप है। अगर पूछा जाए कौन से मानव जो है आधुनिक मानव के समीप हैं, तो क्रो-मैग्नॉन मानव आधुनिक मानव के अधिक समीप है। आधुनिक मानव का विकास लगभग 10,000 वर्ष पूर्व क्रो-मैग्नॉन मानव से चतुर्थक कल्प में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि सन 2018 में आया है। कपियों एवं मानव के बीच समानताओं एवं विषमताओं का विवरण दीजिए। सबसे पहले मानव एवं कपि में समानताएं क्या होती हैं, समानताएं क्या क्या थी, उसके बाद देखेंगे समानताएं कौन कौन सी नहीं थी, किनसे मानव और कपि अलग थे। देखते हैं, मानव तथा कपि में निम्नलिखित समानताएं पाई जाती हैं। पहला है पूंछ अनुपस्थित, क्या पूंछ अनुपस्थित, सिर बड़ा, गर्दन तथा पाद अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। दूसरा था अंगूठा अन्य अंगुलियों के साथ समकोण पर स्थित तथा सम्मुख, जिसमें वस्तुओं को आसानी से पकड़ा जाता है। ये दोनों में समानताएं थी, यानी कि कपि और मानव दोनों में। भाई बंदर भी डाल को अच्छे से पकड़ लेता है और मनुष्य भी, तो दोनों में पकड़ने की क्षमता हाथ से बहुत अच्छी थी। अगला क्या है, स्टर्नम हड्डी, क्या स्टर्नम जो बोन है वो चौड़ी होने के कारण वक्ष भाग और चौड़ा और चपटा था। क्या था, वक्ष भाग चौड़ा था और चपटा था। मानव तथा कपि की द्विगुणित कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा लगभग समान होती थी। डीएनए की मात्रा कैसी थी, समान थी दोनों कपि और मानव में। मानव तथा चिंपैंजी के डीएनए में 97 से 100% समानता होती थी, जबकि गिब्बन तथा डीसस वानर में क्रमशः 94 से 88% समानता व्यक्त होती थी। मानव तथा चिंपैंजी में देखो 97 से 100 है, तो इसमें ज़्यादा समानताएं हैं। और गिब्बन तथा डीसरा जो वानर था उसमें 94 से 88% समानता थी, तो इसमें कम थी। मस्तिष्क, क्या मस्तिष्क, मस्तिष्क जो ब्रेन था एवं कपाल गुहा का आयतन काफी बड़ा तथा स्मृति केंद्र जो मेमोरी सेंटर था वो विकसित था तथा चेहरे की पेशियों द्वारा भावों जैसे प्रसन्नता, दुख, क्रोध, विस्मय एवं हंसी को व्यक्त करने की क्षमता थी। ये क्या थी, ये समानताएं थी। अगली एक और समानता बची, उसको देख लेते हैं। प्रत्येक भौं के नीचे हड्डी का उभार होना, क्या था, भौं के नीचे हड्डी का उभार था। चवर्णक दांतों पर पाँच से 5 उभार या दंतानों की उपस्थित मादाओं में मासिक धर्म की उपस्थित तथा गृहस्थ जीवन की भावना उपस्थित थी दोनों में। अब कपि और मानव में समानताएं तो देख ली, अब हम लोग क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे कि अंतर क्या थे। देखो इस शॉर्ट में भी समानताएं आ सकती हैं और असमानताएं आ सकती हैं, तो उसको ध्यान से सुन लीजिए। अब असमानताएं सुनते हैं, कपि और मानव में असमानताएं कौन कौन सी थी। पहली थी कपि के अग्रपाद लंबे तथा घुटनों के नीचे तक पहुंचते थे, पहले असमानता थी। अग्रपादों तथा पश्चपादों के क्या थे, समान कार्य थे, यानी कि वो हाथ और पैर दोनों से चलते थे। मानव में क्या था, कपि की अपेक्षा मानव के अग्रपाद जो थे वो छोटे होते थे तथा घुटनों के ऊपर ही रहते थे। अग्रपादों तथा पश्चपादों के कार्य क्या थे, भिन्न भिन्न थे। मतलब यानी कि जो मानव है वो पैर से चलता है, हाथ से खाता पीता है, पर ये क्या करते थे, खाते भी थे चलते भी थे। तो ये जो थी ये असमानताएं थी। अंगूठा छोटा होता था, अंगूठा कैसा था, छोटा होता था, अंगुलियों के समांतर होता था।
वस्तुओं को पकड़ने में क्या थी, असुविधा थी, इतना अच्छे से वस्तुओं को नहीं पकड़ पाते थे। और मानव में क्या था, अंगूठा अधिक विकसित था। क्या था, अंगूठा अधिक विकसित था, अंगुलियों के साथ समकोण बनाता था, वस्तु को सुविधापूर्वक तथा मजबूती से पकड़ने में क्या था, सहायक था। इससे वह अपने हाथों से कार्यों को करने के लिए क्या करते थे, उपयोग में लाते थे अंगूठे का। मादा के स्तन उभरे नहीं होते थे। इसमें क्या था, मादा के स्तन कैसे थे, उभरे होते हैं मानव में। भौहें मोटी तथा ऊंची होती हैं। माथा जो होता है वो सकरा, नाक कैसी थी, चपटी थी, चेहरा थूथन की तरह आगे निकला हुआ था, जिसको प्रोग्नेथस होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोग्नेथस कहते हैं। इसमें क्या थी, भौहें पतली तथा अपेक्षाकृत आंखों के पास होती हैं। माथा चौड़ा ऊंचा, नाक उठी थी, चेहरा चपटा था, जिसको आर्थो आर्थोनेग्नेथस कहते हैं। कपाल गुहा का औसतन आयतन कितना था, 400 से 450 सीसी। अंतः मस्तिष्क बहुत ही कम विकसित था। इसमें कपाल गुहा का औसतन जो आयतन था वो 1500 सीसी। अंतः मस्तिष्क क्या था, अधिक विकसित था। अगला क्या था, समानताएं। शिशु व बाल्यावस्था की अवधि कैसी होती थी, इनकी छोटी होती थी। तो इसमें क्या था, मानव में शिशु व बाल्यावस्था की अवधि जो थी लंबी होती थी। तो ये चैप्टर हम लोग का आज फिनिश होता है। इसके हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं और क्वेश्चन देख लिए हैं। जितने टॉपिक हमने पढ़ाए हैं इस क्लास में, वो जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से ही आए हुए टॉपिक हैं। पहली बात तो ये है। तो ये आप क्लास आपके लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे क्लास पे जो विकास चैप्टर या आगे भी जो चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, उनकी क्लासें पढ़ी हुई हैं। तो जा करके ज़रूर से ज़रूर देखें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उसमें हम लोग क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे पहले चैप्टर का। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।